प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में और साथ ही साथ कुंडली का अध्ययन। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे जिस विषय पे, जिस बिंदु पे चर्चा करने वाला हूँ कि किसी भी कुंडली में ना अगर राहु का संबंध दशम स्थान से हो जाए, लाभ से हो जाए या धन भाव से हो जाए, तो उस जातक के जीवन में आमदनी के कई सारे स्रोत जनरेट होते देखे जाते हैं। ये प्रैक्टिकल बात भी है, हमने भी बहुत बार बहुत सारी कुंडलियों में देखा। जैसे यहाँ पे बुध अगर राहु के साथ बैठे हैं तो इसमें एक बड़ी गंभीर बात आ जाती है, और खास करके अगर इसके साथ अगर लाभ भाव सुरक्षित हो। लाभ भाव सुरक्षित का अर्थ होगा कि लाभ भाव पर बहुत सारे ग्रह बैठे हों। लाभ भाव पर पापक ग्रह का अधिक से अधिक संख्या में बैठना जातक को बहुत ही एग्रेसिव और बहुत महत्वाकांक्षी भी बना देता है। तो मैं जिस विषय पे आपसे चर्चा कर रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली के दशम स्थान, धन भाव और लाभ भाव से अगर राहु का संबंध बन रहा है तो आप सामान्य पुरुष नहीं हैं, सामान्य स्त्री नहीं है। वो पुरुष राजाओं का राजा होता है। और दूसरा, अगर एकादशवें भाव पर बहुत सारे पापक ग्रह बैठे हों, याद करिए सूर्य क्रूर ग्रह, शनि पापक ग्रह, मंगल पापक ग्रह, अगर ऐसी स्थिति आपकी भी कुंडली में बन रही है तो आप सामान्य नहीं है। ईश्वर का वरद हस्त आपके ऊपर बना पड़ा है। इसको और भी थोड़ी से विस्तार के साथ समझे तो एकादशवां भाव चूंकि पापी भाव होता है और उस भाव में किसी भी पापक ग्रह का बैठना उसके प्रभावों में वृद्धि करने वाला हो जाता है। दशम स्थान से और धन भाव से जब कभी भी या लाभ भाव से जब कभी भी राहु का संबंध बनता है तो चूंकि जब दशम स्थान से राहु का संबंध बनेगा तो व्यक्ति को फोकस देते हैं, फोकस के साथ व्यक्ति काम करता है। जब धन भाव से संबंध बनेगा राहु का तो उस व्यक्ति के जीवन में ये चिंता हमेशा ही लगी रहेगी। वो जातक हमेशा इस बात से अपने आप को जागृत करता रहता है कि हाँ, मुझे बहुत आगे जाना है, और वो वस्तुतः आगे जाता भी है, धनवान भी खूब होता है। उसका लक्ष्य छोटा नहीं होता, वो बहुत बड़े लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला, लक्ष्य की प्राप्ति में किसी भी हद तक जाने वाला। और लाभ भाव से जब राहु का संबंध हो जाता है तो व्यक्ति किसी भी स्थिति में हार नहीं मानने वाला होता है। ये सारी बातें अगर आपकी कुंडली में घटित हो रही हैं तो विचार करके देख लीजिएगा, ये बहुत ही उत्तम पक्ष का निर्धारण करने वाला हो जाता है। अगर यही सेम बात नवमांश चक्र में बन रही हो, अगर जो प्रस्तुत कुंडली मैंने देखी है उसमें एकादशवें भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो उच्च राशि के विराजमान हैं, जिन पर राहु की दृष्टि है। दशम स्थान के स्वामी गुरु होते हैं, जो जन्म कुंडली में धन भाव में बैठे हैं, और दशम भाव के स्वामी का धन भाव में बैठना, जिस राशि में बैठे इस राशि का अधिपति मंगल गुरु से दृष्ट है। तो नवमांश चक्र में भी दशम भाव का संबंध धन भाव से बन रहा है। इतना ही नहीं, जरा विचार करके देखिए तो जो धन भाव के स्वामी हैं उनके साथ भी राहु केतु का असर है। यह बात यहां भी लागू हो गई। लाभ भाव के स्वामी का संबंध राहु के साथ बना, क्योंकि शनि लाभेश होकर के अष्टम में उच्च के बैठे थे, राहु से दृष्ट थे, गुरु का प्रभाव था, तो शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई। दशमांशा चक्र में भी दशम स्थान पे राहु केतु का असर है। केतु है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेंगे, लेकिन धन भाव पर केतु का प्रभाव, धन भाव के स्वामी मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि, लाभ भाव के स्वामी शनि लग्न में, बड़ी अच्छी बात हो गई। और तो और ये स्थिति इतनी अच्छी बन गई कि शुक्र स्वग्रही और सप्तम भाव को दशमांशा चक्र में चंद्रमा का और शुक्र का शुभकर्त्री लग गया। तो लग्न कुंडली में जो बात लागू हो रही है, अगर वो नवमांशा और दशमांशा में भी सेट हो रही हो, वो फिट बैठ रही हो, तो उसकी पुष्टि ये दोनों चक्र करने वाले हो जाते हैं, और ये बनने वाले कुंडली के महान से महान राजयोगों का प्रभाव जातक के जीवन में दिए बिना नहीं छोड़ते। छठे भाव के स्वामी जो शुक्र हैं वो 12वें भाव में बैठे हैं, उन पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। केतु देख रहे हैं जो छोटी मोटी बीमारियां देते हैं, पर बहुत अच्छी बात है कि छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो। अष्टम भाव में गुरु की राशि बनी है और ये गुरु अष्टम भाव को देख रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में भी अष्टमेश अष्टम को देख रहा हो तो आप समझ लीजिए कि बड़ी ही परिपक्व कुंडली हो जाती है। 12वें भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, वो जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में बैठे हैं
और पंचम को देख रहे हैं। पंचमेश पहले ही दशम स्थान में विराजमान हैं, तो पिता का काम, पिता का कारोबार भी आगे बढ़ता है। व्यक्ति माता और पिता के लिए भाग्यशाली होता है और कई बार उसकी शिक्षा दीक्षा विदेश यात्रा तक करा देने वाली होती है। ट्रेनिंग विदेश में हो जाए, या व्यक्ति को पढ़ाई के दौरान जाना पड़े या नौकरी के बाद जानी पड़े, स्थिति ऐसी बन जाती है। तो ये सारे सिद्धांत अगर आपकी कुंडली में भी लागू हो रहे हैं तो ये बात रख लीजिए, लिख करके, नोट करके, कि ये सारी बातें आपके जीवन में घटित होंगी। ये कार्यक्रम का वो हिस्सा था भगवान जो मैं सभी के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ से ये कुंडली मेरे पास उड़ीसा भुवनेश्वर से आई है। इस कुंडली का करेंगे अध्ययन और सबसे पहले बात करेंगे इस कुंडली के पंचांग की। जन्म होता है वैशाख माह में। ऐसे लोग कभी कभी इमोशनली जो है वो ब्लैकमेल होते देखे गए हैं। उत्तरायण में शुभ ग्रहों का बल बढ़ेगा, जिसके कारण सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा, इन सभी ग्रहों का बल प्रभाव में सकारात्मक होगा। शुक्रवार को जन्मे हैं, शुक्रदेव 12वें भाव में बैठे हैं, जो व्यक्ति के जीवन में व्यय देने वाले होंगे और कभी कभी नेत्र की ज्योति को परेशान करेंगे, घाव फोड़ा फुंसी दे सकते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं, बिल्कुल पॉइंट पे हैं, और जन्म हुआ है जातक का सुबह 8 बजे, तो कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। केंद्र में स्थिर राशियों का निर्माण जातक के जीवन में स्थिरता का प्रभाव देने वाला होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन शुक्रवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, वरुण देवता इस नक्षत्र के स्वामी हैं। ऐसे लोगों को सोना चांदी दान करना चाहिए, धातुओं का दान करना चाहिए। ओम अदभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, किसी ब्राह्मण के द्वारा, या तो खुद से करें जातक जीवन में, या किसी ब्राह्मण से कराए। उसके बाद अगर बात बन पड़े तो कपास के पौधे की जड़ अपनी भुजा में, दाहिनी भुजा में धारण करना चाहिए रविवार को। विशेषतया जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। कुआं, तालाब, पोखरा, नदी, झरना, इन सभी की सफाई करनी चाहिए। घर की सफाई खुद से करनी चाहिए। वरुण देवता के प्रति विशेष श्रद्धा रखनी चाहिए। जल के देवता हैं वरुण, उनके प्रति विशेष श्रद्धा रखनी चाहिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शिव योग, शिव की भांति व्यक्ति प्रचंड रहता है, उसको कोई बहुत ज़्यादा समाज से असर नहीं होता। वो बहुत बेफिक्री से अपना काम करता रहता है, बहुत ज़्यादा किसी के काम में हस्तक्षेप भी नहीं करता है। स्थिरता के साथ वो अपने विकास को मजबूत करता रहता है। क्षत्रिय वर्ण होगा, मनुष्यगण होगा। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में एग्रेशन, महत्वाकांक्षा, समय पे काम पूरा क्यों नहीं हुआ ये पूछने वाला, सलाह मशवरा किसी से ले ना ले, पर अपना अधिकार और आधिपत्य जमाए रखने में विश्वास करने वाला होता है। और निश्चित रूप से बड़े ही मजबूत और अच्छे लोगों के संपर्क में रहने वाला होता है। उसकी पहचान बड़ी दूर दूर तक उसके नाम के सिक्के चल जाते हैं। कई बार ये बात भी होती है, लेकिन प्रभाव निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। अब मैं यहाँ से पंचांग में अच्छी बात क्या रही? पंचांग में अच्छी बात रही कि चंद्रमा बहुत अच्छे बन गए और उनका अच्छा बनना और भी अच्छा हो गया कि चंद्रमा जन्म कुंडली में 8 बजे का जन्म है। इस वजह से यहाँ पे एक बड़ा है समतुल्य बेहतर परिणाम जातक के जीवन में देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ से पंचांग के बाद लग्न के डिग्री पे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। लग्न का मान, वृष लग्न की कुंडली बनी है, मतलब जब जन्म हुआ जातक का तब पूरब दिशा में वृष राशि का उदय हो रहा था, जो स्थिर राशि है। शुक्र की ये गौण राशि है, शुक्र इसके अधिपति हैं, लग्नेश होते हैं। इस कुंडली के लिए सूर्य राजयोग कारक होते हैं, शनि राजयोग कारक होते हैं, और शुक्रदेव लग्नेश के साथ साथ छठे भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव के साथ साथ द्वितीय भाव के स्वामी होकर के बुध भी अच्छे भाव के स्वामी होते हैं, यहाँ भी उनको योग कारक ग्रह कहा जाता है। तो शुक्र, बुध और शनि ये इस कुंडली के बड़े अच्छे प्लैनेट बन गए। उसके बाद सप्तम और 12वें भाव के स्वामी होकर मंगलदेव इस कुंडली के लिए मारक बनते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी होने से और बुध का संपर्क राहु के साथ होने से कभी कभी बुधदेव मारक का भी काम करेंगे। अगर राहु के साथ वो संपर्क में नहीं रहते तो सामान्यतया वो साहचर्य के नियम के आधार पर मारक नहीं बनते, पर राहु केतु के संपर्क में तो थोड़ा बहुत व्यक्ति के कार्य को मारने का काम करेंगे, वो भी बहुत सामान्यतया। उसके बाद इस कुंडली में अष्टम भाव के साथ साथ एकादशवें भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो इस कुंडली में मारक और पापी दोनों का काम करते हैं, क्योंकि अष्टमेश है तो मारक हो गए। और अष्टमेश अगर शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में आता है तो कहीं ना कहीं वो मारक होता है। तो अष्टम भाव के स्वामी गुरु हैं, मंगल के संपर्क क्या बोलते हैं कि मंगल से दृष्ट हैं,
इस कारण से वहां पे वो मारक का काम करेंगे। राहु से दृष्ट होने के कारण भी अष्टमेश अगर राहु से दृष्ट हो जाए, गुरु राहु की दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं, इस वजह से मंगल की दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं, तो मारक ग्रह शुक्र, शुक्र की कुंडली में मारक हो गए मंगल। मंगल की दृष्टि गुरु पे जो अष्टम भाव के स्वामी हैं, उस गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव हो गया, तो यहाँ पे मंगल, राहु और गुरु कई बार विषम परिस्थितियों का निर्माण करने वाले बनेंगे। लग्न के आधार पर, और लग्न का मान 2 अंश 7 अंश 28 कला का है। लग्न का मान कुछ ऐसा बना है भगवान कि ये व्यक्ति को मजबूती देने वाला होगा। स्वास्थ्य में, दिनचर्या में, आयु की सुरक्षा करने वाले मंगल देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे, क्योंकि अष्टमेश होकर के अष्टम को देख रहे हैं। और सामान्यतया जो लग्न का मान है 7 अंश 28 कला और वृष राशि, उसमें कृतिका नक्षत्र का उदय होगा। तो कृतिका नक्षत्र, और ये चौथा चरण होगा कृतिका नक्षत्र का, तो कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण के जो स्वामी होंगे, कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हो गए, ये सूर्य का नक्षत्र है। वस्तुतः इसके स्वामी देवता वरुण हो गए, जल के देवता। नक्षत्र के जो अधिपति हैं वो सूर्य हो गए। उसके बाद नक्षत्र के चरण के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो गए। तो यहाँ पे सूर्य और गुरु की दशा जातक के पक्ष में काम करने वाली होगी, पर काफी हद तक चूंकि गुरु मंगल और राहु के संपर्क में आ रहे हैं, तो कई बार उनकी दशा में व्यक्ति को मनचाहा परिणाम न मिले या थोड़ा बहुत कंपटीशन के साथ टफनेस मिल जाता है। तो आप यहां तक ये समझ गए कि कौन सा ग्रह जातक के पक्ष में काम करेगा। गुरु परिणाम में कमजोरी दे सकते हैं क्योंकि मंगल राहु के संपर्क में, ये बात बता दिया हूं। बुध इस कुंडली में बहुत अच्छा परिणाम करेंगे, शुक्र इस कुंडली में बहुत अच्छा परिणाम करेंगे, शनि इस कुंडली में बहुत अच्छा परिणाम करेंगे, सूर्य इस कुंडली में बहुत अच्छा परिणाम करेंगे। बाकी इस कुंडली में मंगल और देवगुरु बृहस्पति ये कमजोर परिणाम करने वाले ग्रह बनेंगे। सूर्य की दशा कई बार व्यक्ति को माता से लाभ देगी और उसके एग्रेशन को या उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाली होगी। चूंकि एकादशवें भाव पे शनि और मंगल का प्रभाव है, इस वजह से जातक अपने धन को ऐसे बांध कर रखने वाला होता है और वक्त पड़ने पर खर्च करने वाला होता है। मतलब ऐसे वो बेवजह खर्च नहीं करेगा, जब कभी भी खर्च करेगा तो समय आने पर, है ना। ऐसे बेवजह का व्यय वो नहीं करना चाहता है। कुछ लोग यहाँ पे लग्न के स्वामी शुक्र को 12वें भाव में जाते देखेंगे तो कहेंगे कि व्यक्ति व्ययी होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केतु से दृष्ट हैं और उसके ठीक पीछे शनि, मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत एग्रेशन रहता है। व्यक्ति अपने व्यवहार को कुशलता प्राप्त करने में थोड़ी संघर्षों की स्थिति में लेके जाता है, पर व्ययशील इसलिए नहीं होगा बहुत ज़्यादा क्योंकि द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं और द्वितीय भाव के स्वामी जो बुध हैं वो दशम स्थान में बैठे, जो व्यक्ति को कभी भी बेरोजगार नहीं होने देंगे। मतलब बुध रोजगार देने वाले बनेंगे। गुरु सोच समझकर धन का खर्च करने वाला बनाएंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत जो कमजोरी होगी, या माता के स्वास्थ्य में कमजोरी होगी, पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी होगी, वो केतु के कारण होगा। ऐसा सामान्यतया संभव हो सकता है। इतनी सारी बातें। सूर्य और गुरु की दशा फिर भी व्यक्ति के भाग्य उदय का कारण बन सकती है, यह भी एक बात होगी, क्योंकि नौमांश चक्र में वो गुरु लग्न के अधिपति होकर द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं। दशमांशा चक्र में वो गुरु 12वें भाव के 11वें भाव के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, शनि का परिवर्तन है। तो ये निश्चित रूप से काफी हद तक जातक के पक्ष में कुछ काम करते हुए जरूर दिखाई दे देंगे। उसके बाद जन्म कुंडली जब दशमांशा चक्र की बन रही है, तो यहाँ पे 6ठे भाव के स्वामी का 5वें भाव में बैठना गुरु के उच्च दृष्टि से प्राप्त होने के कारण व्यक्ति अपने कारोबार को लेकर के काफी पॉजिटिव और बेहतरीन रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जातक कृतज्ञ होगा और बहुत ही बेहतरीन काम करने में विश्वास करेगा, अनुशासित होकर काम करने वाला होगा। वक्त पे मतलब पंक्चुअलिटी का विशेष प्रभाव उसके जीवन में देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहां तक तो बात कर चुका हूं। लग्न कुंडली के 11वें भाव के स्वामी नवमांश के लग्नेश बन रहे हैं और लग्न कुंडली के 8वें भाव के स्वामी लग्न कुंडली के 11वें भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, दशमांशा के। अब विचार करिए, मैंने एक सिद्धांत अपने मूल चैनल पे बताया था कि लग्न कुंडली के लाभ भाव और धन भाव के स्वामी अगर दशमांशा चक्र के लग्नेश बनते हो तो ये इस बात का सिद्ध कर देते हैं कि व्यक्ति निश्चित रूप से करोड़पति अरबपति बन जाता है वक्त से पहले। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात कुंडली पे भी आजमाया हुआ है और सिद्धांतकार लिखते भी हैं। वही बात कि यहाँ के जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी जब लग्नेश बनते हो और लग्नेश होकर के जब धन भाव में बैठेंगे तो इस बात का प्रकटीकरण कर देते हैं कि व्यक्ति के बहुत सारे इच्छाओं की पूर्ति उसके विवाह के बाद भी होते हुए देखी जाती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं होगा। तो इस बात का भी आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। एक पक्ष और भी कहेगा कि दशमांशा चक्र में दशम स्थान के स्वामी का नवम में बैठना यह अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और श्रेष्ठ परिणाम देने वाली बात होगी अपनी दशाओं में। चंद्रमा भले नीच के हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये मंगल से दृष्ट हो रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति कल को अगर सरकारी नौकरी करना चाहे तो जरूर कर सकता है, पर इस चंद्रमा का एक
नुकसान वाला परिणाम ये होगा कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा पत्नी से कम्युनिकेशन करने में विश्वास नहीं रखेगा, मतलब अपने ऊपर विश्वास करेगा, वो किसी से सलाह लेने में विश्वास नहीं करेगा। दूसरे तौर पे अगर आप देखते हैं तो एक पक्ष यहाँ पे ये भी काम कर जाता है कि व्यक्ति किसी के भी गिरफ्त में रहने वाला नहीं होता है, किसी के प्रभाव में रहने वाला नहीं होता है, स्वतंत्र विचारधारा का होगा। आरंभ में वो थोड़ा बहुत जकड़े हुए, मतलब कुत्सित विचारों के साथ, मतलब या इसको ये कह सकते हैं कि दक्यानु से होगा आरंभ में, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे प्रैक्टिकल विचारों का धरोहर हो जाता है। गुरु और सूर्य, जहाँ सूर्य 12वें भाव में राहु के साथ है और 12वें भाव के स्वामी अष्टम में जा रहे हैं, लेकिन 11वें भाव के भी स्वामी होते हैं, अष्टम में जा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक दाम्पत्य में एक समरसता का जो माहौल है वो थोड़ा कम सा दिखाई दे रहा है। मतलब हमें वहाँ पे दाम्पत्य को मिलाकर विवाह करना होगा। हालांकि ये कुंडली किसी भी स्थिति में चंद्र चक्र से मंगलिक है, लेकिन विचार करिए जब चंद्र कुंडली बनाएंगे तो इस मंगल के साथ शनि भी आ जाएंगे और उस मंगल से केंद्र में गुरु आ जाएंगे। इस आधार पर व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क है वो काफ़ी आंदोलित करने वाला होगा, एनर्जेटिक होगा और सकारात्मक भी होगा, भवन भूमि के वाहन से सुखों से युक्त रहेगा। लेकिन मंगल दोष कहीं ना कहीं सामान्यतया शांत हो जाएगा, क्योंकि उसी मंगल के साथ शनिदेव भी बैठे हैं, तो कई बार वो भंग हो जाता है। पर फिर भी कुंडली मिलाकर विवाह करने की स्थिति तो बनती ही है। दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो ग्रहों की डिग्री में तो सूर्य 26 अंश पे बैठे हैं, उनकी डिग्री उन्हें दृष्टि नहीं दे रही, मतलब ये जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं। जबकि चंद्रमा 24 अंश पे हैं, उनकी दृष्टि द्वितीय भाव पे जाएगी, यशस्विता का वर देगी, जातक पैतृक संपत्ति की सुरक्षा करने में विश्वास रखेगा। मंगलदेव 5 अंश पे हैं, उनकी डिग्री देखने वाली नहीं है। इसका अर्थ होगा कि वृष लग्न की कुंडली के लिए मारक ग्रह होते हैं 12वें और सप्तम के स्वामी होकर के, ये जहां बैठे हैं यही ठीक है, नहीं देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका अर्थ होगा कि गुरु में जो मंगल मैंने पूर्व में मारक वाली बात कही थी, अब वहां पे वो सामान्य हो जाएगी, क्योंकि मुझे पहले वो चर्चा करना था, क्योंकि गुरु के ऊपर मंगल का प्रभाव है। लेकिन जब हम डिग्री वाले क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि बिल्कुल भी नहीं है। इसका कारण क्योंकि मंगल का दृष्टि बल कमजोर है डिग्री के कारण, उनके पास डिग्री वो नहीं है कि वो देख सकते हैं। लेकिन ग्रह बैठा है तो अपना प्रभाव वहां का वो देता रहेगा, व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता रहेगा और दूरदर्शिता भी देता रहेगा। दूसरा कि वो मारक है, बहुत अच्छी बात है कि वो नहीं देख रहा है, मारक ग्रह की दृष्टि बुरी मानी जाती है, इस वजह से वहां पे वो गुरु को नुकसानदायक गुरु के लिए हो सकते थे। लेकिन अब गुरु में मंगल की दशा बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं रहेगी, अर्थात गुरु में मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो मारक का काम नहीं करेगा। अब ये बात राहु के ऊपर चेक करने वाली होगी, आगे बताऊंगा कि राहु कितने मारक बन रहे हैं। मंगल के बाद अगर बुध की बात करते हैं तो बुध भी इस कुंडली में आत्मकारक हैं और इस कुंडली के लिए पंचम और द्वितीय के स्वामी होकर दशम में बैठे हैं। आत्मकारक ग्रह के साथ अगर कोई भी ग्रह बैठा हो या आत्मकारक ग्रह की दृष्टि जहां जाती हो, उस भाव का संपूर्ण फल जातक को मिलने लगता है। मतलब पंचम भाव का भी फल बुध देंगे, व्यक्ति को विद्वान, माता पिता के लिए प्रेमी, माता पिता को सुख देने वाला। और आत्मकारक ग्रह पे गुरु की दृष्टि, इस पे भी मैंने कार्यक्रम अपने मेन चैनल पे बताया है कि आत्मकारक ग्रह जो सर्वाधिक अंशों के साथ आपकी कुंडली में विराजमान है, अगर उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही है तो वो कुंडली को बहुत ज्यादा बलशाली बना देते हैं। दूसरा, आत्मकारक ग्रह अगर केंद्र का अधिपति हो, त्रिकोण का स्वामी हो, कुंडली का योग कारक ग्रह हो और वही आत्मकारक बन रहा हो, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था, वृष लग्न की कुंडली के लिए बुध देव योग कारक होते हैं, वही आत्मकारक भी बन रहे हैं, केंद्र में बैठ रहे हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, चतुर्थ को देख रहे हैं, गुरु से दृष्ट हो गए। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए एक तरफा परिणाम बुध ही देते नजर आएंगे, हर जगह, लग्न कुंडली में भी, यहां भी देंगे। अब इसका एक पक्ष और बताता हूं। लग्न कुंडली में ग्रह मीन राशि, कुंभ राशि में बैठा है, नीचाभिलाषी है, थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन यहाँ 11 नंबर में और नौमांश में 3 नंबर में। इसका अर्थ है कि ग्रह की यात्रा यहाँ से त्रिकोण की हो रही है, मतलब बुध यहाँ पे संपूर्ण परिणाम देने वाले बनेंगे। दूसरा, इसका एक और भी बेहतरीन पक्ष होगा कि बुध जो आत्मकारक ग्रह हुआ वो नौमांश में उसकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बन रही है और वहीं पे शुक्र बैठे हैं। अब याद करिए, मैंने एक और सिद्धांत बताया था जिसमें बात कही थी कि आत्मकारक ग्रह लग्न कुंडली का जो भी बनता हो, नौमांश कुंडली में उसकी जहां पे राशि बनती हो उसमें अगर कोई भी ग्रह बैठ जाता हो तो वो ग्रह सर्वतोभावेन बलवान हो जाता है स्वतः। तो आत्मकारक ग्रह बुध हुए, नौमांश में उनको 2 राशियां मिलती हैं, चतुर्थ और सप्तम भाव। यहां जन्म कुंडली के लग्नेश शुक्र हैं, वही आत्मकारक ग्रह की राशि में बैठ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि यहां शुक्र और बुध दोनों बलवान होंगे। शुक्र को बल प्रत्यक्षतया बुध से मिल रहा है और बुध का बल शुक्र स्वतः बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बुध से 4 घर आगे शुक्र बैठे हैं जो माता पिता, दाम्पत्य, परिवार और बहुत सारे सुखों को बढ़ाने वाले हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे बुध का नीच भंग बुध कर देंगे, शुक्र का नीच भंग बुध कर देंगे। तो ये बुध की बात हो गई।
बात खत्म। शुक्रदेव की अगर बात करते हैं तो शुक्र 18 अंश पे है। बहुत अच्छी बात है कि जन्म कुंडली के लग्नेश हैं, 12वें बैठे हैं। हालांकि ये पुरुष की कुंडली के लिए शुक्र का 12वें भाव में जाना और केतु से दृष्ट होना कई बार उसे मनोरोगी या कई बार बेवजह की चिंताओं में रखने वाला या विपरीत के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होना, विवाह के बाद भी किसी दूसरे महिला को पसंद कर जाना, अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं के आकर्षण में प्रभावित हो जाना, ये सारी बातें यहाँ करेंगे। तो हमें यहाँ पे इसको चिंतन पे विश्वास कराना होगा, चिंतन चरित्र चिंतन पे बल देना होगा और उसको शास्त्र सम्मत बातें समझानी होगी कि विवाह का वस्तुतः असली महत्व क्या होता है और व्याभिचारता का दोष जब किसी भी जातक को लग जाता है तो उससे श्रीहीन होता है, व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे शुक्र के कारण ऐसा हो सकता है। और चूंकि शुक्रदेव 18 अंश पे हैं, उनकी दृष्टि जन्म कुंडली के 6वें भाव पे जा रही है। नौमांश चक्र में वो लग्न को उच्च दृष्टि से देख करके लग्न की सुरक्षा कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि शुक्र यहाँ 12वें भाव में है। लेकिन कई बार व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करने का पाठ पढ़ाना होगा, उससे बिल्कुल मुकर होकर के ये बात बतानी होगी कि ब्रह्मचर्य के पालन का कितना महत्व होता है और उससे जातक को शारीरिक और मानसिक रूप से कितनी मजबूती मिलती है। यह कर्तव्य माता पिता का होगा। तो शुक्र 12वें भाव में है, बहुत बलवान होकर बैठे हैं, तो व्यक्ति का व्यय बहुत बेहतरीन करेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। और 12वें भाव के अधिपति मंगल का 5वें भाव को देखना, कई बार विदेशों में संपर्क रहता है, बाहरी लोगों से संपर्क रहता है, बाहर से व्यक्ति धन और यश की प्राप्ति करता है। विशेषतः मंगल शुक्र और गुरु के साथ राहु और केतु की दशा में बाहरी काम बनेगा। शुक्र के बाद अगर मैं शनि की बात करता हूं तो उनकी भी डिग्री कुछ ऐसे अंशों पे विराजमान है, वो 12 अंश पे विराजमान है, जहां वो लग्न को देख करके धर्म और भाग्य का योग बनाएंगे, व्यक्ति को भाग्यशाली होने के साथ साथ अनुशासित भी बनाएंगे। और 7वें भाव पर उनकी दृष्टि जाएगी, मित्र की दृष्टि। इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति के परिणाम में थोड़ा बहुत विलंब के साथ, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से व्यक्ति को उसके गंभीरता में वाणी को मजबूत करें, चरित्र को मजबूत करें, ज्ञान को मजबूत करें, गांभीर्य को मजबूती देते हैं। और 8वें भाव पर उनकी शत्रु दृष्टि जा रही है, जहाँ के स्वामी उसे खुद देख रहे हैं। तो व्यक्ति का बहुत सारा ध्यान उसके धर्म में, शास्त्र में, आरण्य ग्रंथों में, इतिहास में, पुराण में, रिसर्च में, कानून में, इन सभी विषयों में व्यक्ति की बेहतरीन रुचि होती है और इस क्षेत्र में उसे कई बार सफल होते हुए भी देखा जाता है। सिविल इंजीनियरिंग का काम हो जाए, कंस्ट्रक्शन हो जाए, खनन हो जाए, टेक्नोलॉजी हो जाए, एयर स्पेस हो जाए, विदेशी शिक्षा हो जाए, विदेशी भाषा हो जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में व्यक्ति को सफल होते देखा जाता है। तो ये शनि के कारण है। राहु देव की दृष्टि है और वो देख रहे हैं। इस वजह से राहु की दशा में कई बार गुरु का जब अंतर चलेगा या गुरु की दशा में जब कभी भी राहु का अंतर चलेगा तो व्यक्ति को परेशान होना पड़ सकता है। इसका अर्थ होगा कि हमें उस दशा काल में विशेष सावधानी रखनी होगी। राहु में गुरु, गुरु में राहु कष्ट दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने डिग्री के ऊपर बात की, अब नक्षत्र की बात कर देता हूं। अब मैं बात नक्षत्र की करता हूं। थोड़ी सी चर्चा अगर कर लें तो लग्न कृतिका का बना। मैंने पूर्व में ही कहा था कि गुरु की दशा, सूर्य की दशा व्यक्ति के विशेष भाग्य उदय का कारण बनेगी। सूर्य इस कुंडली में रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, जो थोड़े बहुत अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं और कई बार व्यक्ति के हाथ में आई हुई विषय वस्तु को छीन करके ले जा सकते हैं, या कई बार व्यक्ति को थोड़ा कहेंगे कि हाँ पेशेंस के साथ काम लो, रुको मैं तुम्हें परिणाम दूंगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा। चंद्रमा, मैंने कहा पूर्व में ही, पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं। यहाँ व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है, इम्यून गड़बड़ होता है, घाव फोड़ा फुंसी होता है, मन एक जैसा नहीं रहता है। उसके पास बहुत अच्छा जो है वो ज्ञान है, बल है, तर्क है, अनुभव भी बहुत अच्छा है, पर इन सब के बावजूद भी कई बार व्यक्ति के जीवन को संघर्ष में चंद्रमा लेके जाते हैं। ऐसा हो सकता है शिव जी की पूजा करनी होगी। मंगलदेव जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं, जिसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के पास टेक्नोलॉजी का बहुत विस्तृत ज्ञान है। वह आधुनिक शिक्षा में महारत हासिल कर सकता है और तो और याद करने में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है और वो उसका कंसेप्ट भी बहुत बिल्कुल विषयों में क्लियर होता है। बुधदेव जन्म कुंडली में पूर्वा भाद्रपद में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि वो व्यक्ति को कृतज्ञ बनाएंगे, गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, संस्कारों में व्यक्ति का विश्वास होता है, गायों की श्रद्धा, ग्रंथ की श्रद्धा, गुरुजनों के प्रति विशेष सद्भाव, ये सारी बातें, तर्क बल, ज्ञान बल, कृतज्ञता, मौलिकता, नैतिकता, ये सारी बातें बुधदेव जन्म कुंडली में देने वाले बने। इस कुंडली में बुध और शुक्र बेहतरीन बन रहे हैं, मतलब उनकी आप प्रशंसा बहुत ज़्यादा कर सकते हैं।
देवगुरु बृहस्पति जो है वो पुनर्वसु में बैठे, इसकी तो कोई प्रशंसा ही नहीं कर सका कि देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में बैठे हैं, और तो और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति को देख भी रहे हैं। नवमांस चक्र में जाकर के वो अपने मित्र की राशि में हैं, लग्न कुंडली में द्वितीय भाव में, नवमांस में द्वितीय भाव में, दशमांसा में परिवर्तन कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि वृष लग्न की कुंडली के लिए वो पापी हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति के धन वाली बात को सुरक्षित कर रहे हैं। सिंह, धनु और मीन वालों को कई बार परेशान कर सकता है, मतलब इन राशियों से परेशानी हो सकती है। जबकि कन्या, मकर और तुला, कुंभ और मिथुन वालों से जातकों को फायदा हो सकता है। लेकिन मैं बात गुरु की कर रहा था, तो गुरुदेव यहाँ नक्षत्र के प्रभाव के कारण तो अच्छे हैं, लेकिन चूंकि उनके ऊपर राहु का भी प्रभाव है तो कई बार उसको असमंजस में भी लेके जा सकते हैं। मतलब व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत कभी असफल भी होता है दशाओं के कारण, तो उसमें आपको ऊर्जा का संचार भरना होगा, और यह काम माता पिता का होगा। शुक्र भरणी नक्षत्र में, गुरु अपने नक्षत्र में, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। दो ग्रह आपकी कुंडली में अपने नक्षत्र में आ गए तो ये व्यक्ति को सांसारिक सुखों का दाता बना देंगे। देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम ग्रह बलि होता है। लग्न कुंडली में भी वो ठीक बैठे हैं। धन भाव से गुरु का संबंध बहुत बेहतर होता है, धन भाव से गुरु का संबंध बहुत बेहतर, यहाँ तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। दशमांसा चक्र में भी वो लग्नेश के साथ संबंध बना रहे हैं, लाभेश के साथ संबंध बना रहे हैं, तो ऐसी कोई बात वहां भी नहीं होती है। शुक्रदेव की बात मैं कर रहा था। शुक्र भरणी नक्षत्र में है, अपने नक्षत्र में बैठ करके जातक के व्यय को संतुलित करेंगे और काफी कुछ उसके नेचर को सकारात्मक बनाएंगे, अनुभवजन्य बनाएंगे, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस से बात करने वाला, और व्यय को संतुलित जो है वो माहौल देंगे। शनिदेव जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं, यहाँ ये भी अपने नक्षत्र के आ गए। इसका अर्थ होगा कि शनि, शुक्र और गुरु अपने नक्षत्र में होने के कारण ये अपनी दशा काल में क्या कुछ जातक को दे जाएंगे, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब शनिदेव एक तो योग कारक ग्रह होते हैं, अपने नक्षत्र में बैठे हैं, एकादशवें भाव में बैठे हैं, उनसे केंद्र में गुरु बैठ गए, उनके ऊपर किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। एकादशवें भाव में वैसे भी लाभेश या धनेश का या चतुर्थेश का या पंचमेश का या नवमेश का या दशमेश का बैठना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम कर जाता है। तो इस मामले में ये कुंडली शनिदेव भी बेहतरीन बनाएंगे। राहुदेव दशम स्थान में है तो व्यक्ति को बहुत बेहतरीन परिणाम देंगे, अपने नक्षत्र के ये भी हैं। और लोग तो राहुदेव भी अपने नक्षत्र के हो गए, शनि हो गए, शुक्र हो गए, गुरु हो गए। जन्म कुंडली के 4 ग्रह जब अपने नक्षत्र का प्रभाव रखेंगे तो सोच के देखिए कि कुंडली को कितनी मजबूती और विलक्षणता की प्राप्ति कराएंगे। कुल मिलाकर के नवमांस में बुध गुरु के नक्षत्र में, नवमांस में गुरु भरणी नक्षत्र में, नवमांस में शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में, नवमांस में चंद्रमा शनि के नक्षत्र में बलवान होकर, और उसके बाद नवमांस में शनि उच्च के हो गए, और उसके बाद नवमांस में मंगल मित्रस्थ हो रहे हैं और वहां भी वो बेहतरीन ही बैठ रहे हैं। मंगल और बुध, मंगल और गुरु, मंगल और चंद्रमा, मंगल और शनि, मंगल और सूर्य। जब सूर्य के बाद चंद्रमा और मंगल का अंतर आएगा, बहुत बेहतरीन परिणाम मंगल अपनी दशा में देंगे। जबकि सूर्य में गुरु, सूर्य में बुध, सूर्य में मंगल, सूर्य में शनि, और यहां तक कि सूर्य में चंद्रमा भी बेहतरीन परिणाम देने वाले ग्रह बनेंगे। जीवन पर्यंत इस कुंडली को अगर कोई रत्न पढ़ना होगा तो वो बुध का रत्न पन्ना हो सकता है। सामान्यतया इस कुंडली में आप अगर चाहें तो सफेद पुखराज भी धारण करा सकते हैं। चांदी का चंद्रमा गले में धारण आजीवन किया जा सकता है। नवग्रह कवच व्यक्ति सदैव धारण करके रखे। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को दान, मंदिर में घी का दान, तांबे के नाग का दान, ये सब प्रत्येक वर्ष नागपंचमी में होता रहे। उसके बाद बुध और राहु एक साथ बैठे हैं, इसका एक सामान्यतया, हालांकि डिग्री में काफी दूर हैं वो लोग, पर फिर भी कई बार व्यक्ति तर्क करता हुआ नजर आएगा। तो हो सकता है कि वो आसानी से कोई बात स्वीकार ना करे, रिजिड मानसिकता का कई बार व्यक्ति हो जाता है। ये भी बड़ी समझदारी की बात इस कुंडली में दिखाई दे रही है, या फिर उसे आप समझदारी कहें या फिर कई बार उसे आप थोड़ा निगेटिव भी कह सकते हैं। पर यह कुंडली ऐसे में बहुत बलवान होती नजर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह अपने नक्षत्र का चयन कर रहे हैं। योग कारक ग्रह बुध की राशि में शुक्र का बैठना, बुध से चौथे घर में शुक्र का बैठना, चंद्रमा से बुध का एकादशवें या तृतीय बैठना, व्यक्ति को विलक्षण मानसिकता, चंद्रमा से तीसरे घर के राहु, यात्रा प्रिय, प्राकृतिक सुंदरता का प्रिय, आर्ट और क्राफ्ट व्यक्ति का बड़ा मजबूत होता है। उसके बाद चंद्रमा से चौथे घर के मंगल, सोच समझकर निर्णय लेने वाला और भोगी प्रवृत्ति का बना देते हैं। चंद्रमा से चौथे घर के शनि, ये व्यक्ति के पद और प्रतिष्ठा के दाता होते हैं। चंद्रमा से चौथे घर के सूर्य, युक्ति संगत व्यक्ति कई बार बात नहीं करता,
या गृह क्लेश का कारण बन जाता है। चंद्रमा में सूर्य का अंतर या सूर्य में चंद्रमा का अंतर आए तो, उसी में चंद्रमा में शुक्र का अंतर या चंद्रमा में शुक्र का पंचम में जाना, यश मान पद प्रतिष्ठा संतान दाम्पत्य विदेशी शिक्षा विदेशी प्रभाव, है ना, विदेशी मित्र, सब कुछ व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा एकदम कंसेप्चुअल होता है और बेहतरीन होता है। ऐसा लगेगा जैसे ईश्वर जो है वो आकर के आपका काम बना रहे हैं। चंद्रमा से गुरु यशस्वी हो जाए, गजकेसरी का योग बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नवमांश चक्र में गुरु और चंद्रमा जो एक दूसरे से छठे आठवें हो रहे हैं तो दाम्पत्य में थोड़ा बहुत इसका प्रभाव निगेटिव होगा। लेकिन दशमांशा चक्र में आप जब देखेंगे तो गुरु और चंद्रमा यहाँ पे भी नुकसान में ही जा रहे हैं। पर अच्छी बात यह होगी कि गुरु दशमेश होकर एकादशवें भाव में बैठे हैं, लग्न से उनका संबंध है, लग्नेश लाभ में बैठे हैं। इस वजह से बहुत सारा दोष स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लाभेश लग्न में, लग्नेश लाभ में। चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो जिस राशि में गुरु बैठे हैं लग्नेश होकर के, उस राशि का स्वामी लग्न में आया और मीन लग्न की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी जो छठे भाव में गए हैं, छठवें भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन हो गया। तो ये व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों से लाभ या सरकारी संस्थाओं का लाभ दे देते हैं। तो कई बार व्यक्ति को स्कॉलरशिप मिल जाता है इस तरीके के, या पुरस्कार मिल जाता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी देखने को मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर अष्टक वर्ग की बात करता हूं तो व्यक्तित्व पे हमें थोड़ा काम करना होगा। हालांकि वो बिल्कुल स्थित है, लेकिन फिर भी हमारा काम होता है माता पिता होने के कारण कि हम उसको एक बेहतरीन संस्कार दें। विद्यालय भेजने से पहले कम से कम उसे धर्मशास्त्र, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, महाभारत, गीता, इन सब के बारे में बताइए, क्योंकि बच्चों का मूलतः जो प्रवृत्ति है, वो जो उसको संस्कार मिलता है वो विद्यालय से नहीं, यहीं पे मिलता है। और हमारे बच्चों के बिगड़ने का प्रधान कारण है कि हमने उनको जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे माता पिता ने हमें बताया, हमने अपने बच्चे को नहीं बताया। इस कारण से कई बार हमारी समस्या हमारे बच्चों के कारण बढ़ जाती है। तो आप विद्यालय भेजने से पहले अपने बच्चों को ये श्योर करें कि आप उनको राम जी के बारे में, अपने धर्मशास्त्र के बारे में, विवाह की बातें, संस्कार क्या होता है ना। आजकल लोग बच्चों को बैड टच और गुड टच सिखाते हैं, पर उस बीच में से ये भूल जाते हैं कि वो कल को किसी को बैड टच और गुड टच करेगा कि नहीं करेगा। आपने अपने बच्चे को तो सिखा दिया कि तुम्हें कोई छुए तो तुम बता दो। आप ये सिखा रहे हैं उसे कि आपका बच्चा कल को किसी को गलत तरीके से ना छुए। बहुत गहरी बात है, मार्मिक बात है, इसको पॉइंट आउट करिए कि आपने अपने बच्चे को तो सिखा दिया कि समाज का कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें अगर गलत तरीके से छू रहा है तो तुम्हें सावधान होना है। लेकिन क्या आपने अपने बच्चे को यह संस्कार दिया है कि कल को यह बालक किसी दूसरे बालक के साथ ऐसा ना करे? मैं इसी संस्कार की बात कर रहा हूं। समय पे यज्ञोपवीत होना, वक्त पे उसको सारी बातों का ज्ञान होना, चोरी, झूठ, फरेब, धोखा, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, बिल्कुल कोमल स्वभाव का सुखदेव जी हो जाए, है ना। कि हम दूसरों से बचने की कोशिश तो कर रहे हैं, अपनी रणनीति हम इस हिसाब से बना रहे हैं कि हमें दूसरों से बचना है, पर हमसे कोई दूसरा नुकसान में ना जाए, ये हमें सिखाया ही नहीं गया। यहां पे ध्यान देना होगा। तो इस बच्चे को इसकी आवश्यकता होगी। और विद्यालय भेजने से पहले आपको ये श्योर करना होगा कि आपने इतना बताया है कि नहीं बताया है। भगवान के नाम, तीर्थ से संबंधित बातें, है ना। संगीत, विद्यापति कौन थे, कालिदास कौन थे, जयदेव कौन है, जितने भी महान हुए हैं ना, महाराणा प्रताप के बारे में बताइए, शिवाजी के बारे में बताइए। उनको मजबूत व्यक्तित्व से उनका दर्शन कराइए, क्योंकि कल को उनके दिमाग में जो बात आएगी वो सरकार आपको नहीं बताएगी। सरकार तो राजनीति में, प्रपंच में बंधी हुई है। वो तो ये सोचती है कि सिलेबस अगर तय करूंगा तो कल को इस फला जो है वो धर्म के लोगों को नुकसान ना हो जाए, उसका वोट न कट जाए, इस वजह से बच्चे को ये पढ़ा भी नहीं। ये काम अब पूरा का पूरा गार्जियन पे आ गया है, उसके अभिभावक पे आ गया है। अब विद्यालय में गीता का ज्ञान नहीं बताया जाएगा। महाभारत और रामचरितमानस, गीता में, ये जो विद्यालय के सिलेबस से बाहर हो जाएंगे। अब सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि पता नहीं क्या ही बताया जाएगा, कुछ नहीं बताया जाएगा, बकवास होता है। पर बड़ी गहरी बात है। मुझे भारत के शिक्षा पे जरा भी इतू सा भी विश्वास नहीं है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने बच्चे को तो कुछ सिखाया ही नहीं है। क्या सिखा रहे हैं, है ना। इस वजह से ये पूरी जिम्मेदारी हमारे माता पिता की होनी चाहिए कि हमारा बच्चा कल को किसी दूसरे के लिए हार्मफुल ना हो। ये बहुत आवश्यक होगा। उसके बाद अगर मैं दिन के हिसाब से बात करूं तो इस कुंडली में शुक्रवार, बुधवार, शनिवार बहुत अच्छे रहेंगे। रंग गेरुआ, लाल, पीला, नारंगी, ये बहुत अच्छा रहेगा।
नीला और काला रंग से बचना चाहिए। सफ़ेद रंग, क्रीम कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। मानसिक शांति, घर की सफाई उसको खुद से करने का आदत भविष्य में दिलाना होगा कि नहीं, तुम अपने घर की सफाई खुद से करो, शरीर की सफाई खुद से करो, है ना। ये सारी बातें उसे सिखानी होंगी और पूरे लाड प्यार के साथ। फिर मैं क्या बोल रहा था कि नक्षत्र जिसमें आप दान कर सकते हैं वो पुनर्वसु है, भरणी है, उत्तरा भाद्रपद है, उसके बाद हस्त होगा, ये सारे, अनुराधा, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए, जातक की कुंडली के लिए बहुत अच्छे बनेंगे। जिसमें दान कर सकते हैं वो पूर्वाषाढ़ा है। विवाह करने के लिए धनु राशि, धनु लग्न, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जातिकाओं से बच जाना चाहिए बस। बाकी उसके अतिरिक्त मेष राशि, मेष लग्न, मीन राशि, मीन लग्न, मिथुन राशि, मिथुन लग्न की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। विवाह की दिशा उत्तर रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। धन कमाने के लिए व्यक्ति अगर जाना चाहता है तो पूर्व उत्तर दिशा की तरफ जाना चाहे तो जा सकता है। उसके बाद भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं उसमें मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, उत्तर दिशा का मकान बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी बातें हैं। अष्टक वर्ग की मैं बात कर रहा था। हमें इसकी वाणी को कठोर नहीं बनने देना होगा। कड़वा ना बोले, झूठ ना बोले, मांसाहार ना करे, बहुत ज़्यादा भोजन भट्ट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा खाने वाला बाजार का या स्वतः घर का भी खाना बहुत ज़्यादा खाने वाला, तो ये भी दारिद्र का एक पहचान हो जाता है। तो मेहनत करने पे इसे विश्वास दिलाना होगा क्योंकि चंद्रमा का अंक थोड़ा कमज़ोर मिल रहा है। उसके बाद मानसिक शांति के लिए व्यक्ति को ये बताना होगा बच्चे को कि नींद लेना कितना आवश्यक है, समय पे सोना, समय पे जागना, और पाचन तंत्र गड़बड़ ना हो, पित्त परेशान ना करे। कन्या राशि का प्रभाव राहु के साथ है, पंचमेश राहु के साथ है, शनि मंगल का प्रभाव है पंचम भाव पे, तो प्रेम विवाह, विवाह की वास्तविक स्थिति, धर्म, वर्ण व्यवस्था, इन सभी विषयों का भी चिंतन जातक को कराना होगा क्योंकि पंचम भाव के अधिपति बुध राहु के साथ है और शनि मंगल का प्रभाव पंचम भाव पे है, तो यहाँ पे आपको फोकस अपना बढ़ाना होगा। फिर बात करता हूँ तो हमें हमारी कुंडली में नौकरी बहुत अच्छी नजर आ रही है, हम नौकरी पक्के तौर पे कर सकते हैं। व्यापार का योग इस कुंडली में थोड़ा कम होगा। उसके बाद कंसंट्रेशन इस कुंडली का बहुत बेहतर बना हुआ है। भाग्य का सुख बहुत अच्छा बना हुआ है। व्यक्ति धार्मिक और भाग्यशाली होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप उसको कितना बेहतर बना रहे हैं या बना सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो कुंडली में अगर विचार करें तो सामाजिक प्रतिष्ठा ये बहुत अच्छा बना हुआ है और कुंडली प्राप्त भी बहुत अच्छा कर जाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं बनेगा। ऋण में जाने से पहले आपको थोड़ा चिंतन करना होगा कि हम किसी से भी ऋण का लेन देन ना करें। इतनी सारी बातें, अभी बच्चा छोटा है इस वजह से मैं इतना ही चीज़ आपको कवर करने को कहूँगा। बाकी चीज़ें अगर कभी आवश्यकता पड़े तो मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।